हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज बात करते हैं पॉलिटिक्स के पार्ट 4। ये पार्ट 4 होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि डिटेल से इसको डिस्कशन करते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गाइडलाइन। यह एक गाइडलाइन है और एक प्रिंसिपल है, मतलब एक सिद्धांत है गिवन टू द फेडरल इंस्टीट्यूशन, जो कि फेडरल इंस्टीट्यूशन भी दे सकता है एंड गवर्निंग द स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि स्टेट ऑफ इंडिया भी दे सकता है और स्टेट भी दे सकता है। टू बी कीप्ड द कंसिडरेशन, कीप्ड इन द कंसिडरेशन विल द फ्रेमिंग द लॉ, एक लॉ फ्रेमिंग करता है एंड द पॉलिसी, जो भी पॉलिसी को फ्रेम करता है। दे आर द इनोमरेटेड इन द पार्ट 4, जो कि पार्ट 4 में आता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि संविधान के भारतीय संविधान के पार्ट 4 में आता है। फ्रॉम द आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक ले आता है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी होता है। यह एक मतलब ये एक नॉन इन्फोर्सेबल, मतलब इसको मतलब कोर्ट में आप नहीं चैलेंज कर सकते हैं। दिस प्रिंसिपल आर एम द क्रिएट द सोशल एंड इकोनॉमिक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है नो, इससे इसका एक ही सिद्धांत है नो कि सोशल इकोनॉमिक में वेलफेयर लाना है, मतलब सोशल इकोनॉमिक को क्रिएट करना है कंडीशन अंडर द which the citizens can be lead the good life and the establishment the social economic democracy and through the welfare state। मतलब सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टेट करना है, उसके साथ साथ मतलब वेलफेयर स्टेट करना है। वेलफेयर मतलब एक अच्छा स्टेट, मतलब अच्छे स्टेट मतलब ऐसे करना है ताकि सब लोग अच्छे से रह सके, अच्छे से मतलब उसका मतलब लाइफ ऐसे हो बीत सकें। अब बात करते हैं कि इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब हिस्टोरिकल पर्पस क्या है, ये इंस्पायर किया है। डायरेक्ट मतलब एक इंस्पायर मतलब होता है ना कि प्रेरणा, ये प्रेरणा होता है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंस्पायर होता है, मतलब एक प्रेरणा है, इंस्पायर है बाय द ये आयरिश, मतलब ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये नहीं कि मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग के जैसे किसी से हम कुछ लेते हैं ना, तो मतलब उसको अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए उससे कुछ ले रहे हैं तो एक होता है ना कि इंस्पायर के ले रहे हैं, एक हो रहा है मतलब उससे मतलब कॉपी कर रहे हैं, तो हम लोग कॉपी को ना नहीं बोल सकते हैं, उसको हर मीनिंग का अलग अलग मीनिंग होता है। उसको बोल सकते हैं कि हम उससे इंस्पायर होकर ले रहे हैं, ठीक है, ये बोल सकते हैं। जो कि इसका पर इंस्पायर होकर, जो कि मतलब बोरो, जो कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच द बोरो फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कहाँ से, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, इंस्पायर होकर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। दे रिफ्लेक्टेड द आइडियल दैट द वेयर द सेंट्रल टू द इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड वेयर द इंटेंड द इंटेंट टू द गाइड द स्टेट इन द प्रोमोटिंग द सोशल जस्टिस, जो भी गाइड स्टेट को गाइड करता है सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है। एंड द एस्टेब्लिशिंग द वेलफेयर स्टेट, मतलब वेलफेयर स्टेट होता है ना, मतलब एक अच्छे स्टेट, वो सारे चीज़ से मतलब सारे सुविधाओं से मतलब भरपूर हो, उसको वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। हर लोग वहाँ पर खुश रहे। इसका पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड अ बेंच मार्क, मतलब बेंच मार्क फॉर द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है बेंच मार्क टू क्रिएट द पॉलिसी क्रिएट करने के लिए, लॉ एंड एम द सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर को जो करने के लिए। अब इसका बात कर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पहला तो ये नॉन जस्टिसेबल है, ये नहीं कि हाँ आपका कोई भी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो है जो भी मतलब लॉ बनाया गया है, जो भी बनाया गया उसको नॉन जस्टिसेबल, ये आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये पहला क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक नॉन जस्टिसेबल नेचर है, अनलाइक द फंडामेंटल राइट। जो फंडामेंटल राइट है ना, उसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर द नॉन जस्टिसेबल, द मीनिंग दे आर इसका मीनिंग होता है कि मतलब दे आर नॉट इन्फोर्सेबल, मतलब ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ये मतलब ये है कि अपनी तरफ से इन्फोर्सेबल कर सकते हैं, पर अब ये आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब जो कि कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। जो ये नहीं कि आप जाके कोर्ट में किसी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वायलेशन हो रहा है ना, तो आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, कोर्ट में इसको ले नहीं जा सकते हैं। हाउएवर दे आर द फंडामेंटल इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, जो इसका मतलब फंडामेंटल है, ठीक है। इसका दूसरा है कि मोरल ऑब्लिगेशन होता है, मतलब नैतिकता, मतलब आपका होता है कि हाँ भाई आपको मतलब कुछ अच्छा करना, मतलब किसी के नज़र में अच्छा ही तो होना है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। द स्टेट हैज ए मोरल ऑब्लिगेशन, स्टेट के पास मोरल ऑब्लिगेशन टू अप्लाई दिस द प्रिंसिपल, वो अप्लाई करा
सकता है प्रिंसिपल, मतलब जो सिद्धांत है उसको अप्लाई करा सकता है इन द मेकिंग द लॉ टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस सोसाइटी, जो सोसाइटी पर मतलब ये होता है कि हाँ भाई कि सोसाइटी को कोई अच्छी चीज़ सिखाना, मतलब कुछ ये कहना कि आप जो ऐसा चीज़ नहीं कर सकते हैं कि ताकि किसी को मतलब दिक्कत हो, उसको दिक्कत हो। अब बात करते हैं सप्लीमेंट टू फंडामेंटल राइट, जो कि सप्लीमेंट फंडामेंटल राइट होता है, मतलब आपका जो भी फंडामेंटल राइट है वो अलग होता है। मतलब फंडामेंटल राइट हो क्या कि मान लीजिए जैसे कि आपका कोई भी अधिकार हो गया, जैसे कि आपका वोट देने का अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। आपका किसी रिलीजियस का एक्सप्रेशन करना, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और आपका और चीज़ भी कोई नहीं होता है, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक्ट एज द सप्लीमेंट टू द फंडामेंटल राइट। ये एक्ट है, ये सप्लीमेंट एम टू क्रिएट द बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड लिबर्टी, जो भी इंडिविजुअल है लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस, जो भी सोसाइटी है ना उसके बीच में एक बैलेंस बनाया जाता है कि हाँ ये नहीं कि आप किसी मतलब कुछ बड़े हो कुछ हो। अब ये इसका क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर द क्लासीफाई इनटू द थ्री बोर्ड कैटेगरी। एक तो होता है सोशल में, सोशल हो गया, इकोनॉमिक प्रिंसिपल होगा, गांधीयन प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल व स्टेट पॉलिसी के 3 प्रिंसिपल है, एक तो सोशल प्रिंसिपल है और इकोनॉमिक प्रिंसिपल है और एक है गांधीयन प्रिंसिपल है एंड द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल एक है, गार्डियन प्रिंसिपल एक है, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल एक है, अलग अलग है। अब बात करते हैं, हम एक एक करके बात करते हैं। पहला एक एक करके इसका प्रिंसिपल के बारे में पहला बात करते हैं। पहला तो बात करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल। सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल क्या है, क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस। दीज प्रिंसिपल एम टू प्रमोट द सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जो भी सोशल वेलफेयर होता है ना, वेलफेयर है ना, वो मतलब इक्वल प्रमोट करना चाहिए, ये नहीं कि डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। जो भी इकोनॉमिक और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है ना उसको मतलब एकदम बैलेंस रहना चाहिए। ये नहीं कि आप डिक्टेटरशिप ला सकते हैं, मोनार्की ला सकते हैं। आपको इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होता है ना, मतलब इक्वल सबको मतलब जो भी रिसोर्स हो ना इक्वल मिले, ये नहीं कि किसी को ज़्यादा मिले किसी को मिले। और सोशल वेलफेयर मतलब एक समान होना चाहिए। आर्टिकल 38 कहता है द स्टेट शैल बी स्ट्राइव टू द प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स बाय द सिक्योरिंग द सोशल ऑर्डर। जो भी सोशल ऑर्डर है ना, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्डर है तो उसको मतलब आप सिक्योर करता है, आप प्रमोट कर सके उस ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है ना, आप उस ऑर्डर को आप प्रमोट कीजिए, आप अच्छे फैलाइए उसको ऑर्डर को, ताकि कुछ द जस्टिस द सोशल मतलब जस्टिस हो गया, जैसे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल जस्टिस हो गया, सेल इन्फॉर्म द ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल लाइफ। जो भी नेशनल लाइफ है उसको। अब आर्टिकल 39 क्या कहता है, द स्टेट सेल इन द पार्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टूअर्ड द सिक्योरिटी। जो भी पार्टिकुलर पॉलिसी है ना उसको सिक्योर करता है, जैसे कि राइट टू एडिक्वेट मीन्स, मतलब एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। जैसे कि एडुकेट मतलब होला ना, मतलब कमी होना, एडुकेट मतलब होला जैसे कि कमी होना। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऑल सिटीजन्स है, ठीक है, किसी सिटीजन्स है उसका लाइवलीहुड मतलब रहन सहन मतलब सारे जो भी नागरिक है ना उसको मतलब एडुकेट मतलब एथी करता है, एडुकेट करता है कि उसका लाइवलीहुड मतलब अच्छे से रहे, मतलब अच्छे से एडुकेट मतलब थोड़ा सा एथी रहे, मतलब अच्छे लेवल में रहे, ठीक है। अब बात करते हैं द ऑनरशिप एंड द कंट्रोल ऑफ द मटेरियल। जो भी ऑनरशिप होता है, कंट्रोल मटेरियल होगा, रिसोर्सेस हो गया, टू बी डिस्ट्रीब्यूट टू द सर्व द कॉमन गुड। जब ये मान लीजिए कोई गवर्नमेंट का रिसोर्स है, ठीक है, उस रिसोर्स को हम लोग अच्छे मतलब कॉमन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे एक बराबर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मान लें PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मतलब वो जो अनाज है ना उसको 5-5 किलो देते हैं, तो मतलब वो सब भी आता है, वो सब उसमें भी आता है। अब मान लीजिए वो अगर मान लीजिए अगले साल से मतलब अगले महीने से वो अनाज देना बंद कर दे, तो ये आप नहीं जाके कोर्ट में कर सकते हैं कि नहीं मुझे अनाज नहीं मिला, मुझे फिर से दिया जाए। वो एक मतलब अपने मन पर चलाता है गवर्नमेंट, ठीक है। अब बात करते प्रिवेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ एंड मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन। जब भी आपका मतलब वेल्थ प्रोडक्शन होता है ना, जो वेल्थ प्रोडक्शन हो गया, इक्वल पे एंड इक्वल वर्क बोथ द मेन एंड वुमेन। मान लीजिए कि जैसे
कोई अब मतलब औरत है, आदमी है, ठीक है, उसको आप काम करा रहे हो, दोनों को काम करा रहे हो, तो ये नहीं कि हाँ औरत है तो उसको आप कम पैसा दीजिएगा, अब आदमी है तो उसको ज़्यादा पैसे पैसे देगा। और ये नहीं कि औरत है तो उसे कम कराइएगा और आदमी है तो उसे ज़्यादा काम कराएगा। उसको इक्वल काम कराइए, इक्वल पेमेंट कीजिए, ठीक है, पेमेंट दीजिए, ठीक है। हेल्थ जैसे कि अब हो गया हेल्थ एंड स्ट्रेंथिंग द वर्कर एंड द चाइल्ड नॉट अब्यूज, जो भी मतलब थी वर्कर है ना, उसका मतलब वर्कर तो उसको अब्यूज नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी फॉर द चिल्ड्रन एंड द डेवलप द हेल्थ मैनर, जो भी हेल्थ चिल्ड्रन का हेल्थ मैनर उसको डेवलप कर सकते हैं। अब आर्टिकल 41 क्या कहता है, द स्टेट शैल विद इन द इकोनॉमिक कैपेसिटी मेक द प्रोविजन फॉर द सिक्योरिंग द राइट, जो भी उसका प्रोविजन होता है उसको राइट को सिक्योर किया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए वर्क है, ठीक है, उसका वर्क का उसका एजुकेशन का, उसका पब्लिक असिस्टेंस का, इन कॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, जैसे सिंकनेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, डिसबैलेंस होता है, डिसबैलेंसमेंट बैलेंस, इस सब सिक्योर किया जाता है कि उसका मतलब मतलब जैसे अब काम मिले, एजुकेशन मिले, पब्लिक असिस्टेंस मिले। अब बात करते हैं आर्टिकल 42 के बारे में। The state shall make the provision for the secure, just and the human condition, जो भी ह्यूमन कंडीशन है उसको सिक्योर कर दे, जैसे कि वर्क एंड द मैटरनिटी रिलीफ। जैसे मान लीजिए कि वर्क है, ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो, या तो मतलब जैसे कि औरत है तो उसका तबीयत खराब हो गया है, या मतलब मैटरनिटी लीव पर जैसे वो प्रेग्नेंट है तो उसको कुछ दिन के लिए छूट, मतलब गवर्नमेंट होता है ना तो उसको छूट देता है कि हाँ आप उस दिन के, जब तक आपका बेबी है मतलब, तो आप उस दिन आराम कर सकते हैं, आपको गवर्नमेंट पैसा देता रहेगा, ठीक है, उसी को मैटरनिटी रिलीफ कहते हैं। जैसे आप अब बात करते हैं आर्टिकल 43 कहता है द स्टेट शैल इंडियोवर टू सिक्योर लिविंग वेज, जैसे कि रहने लिविंग वेज हो गया, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो गया, जैसे कि आपका रहन सहन हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी हो गया इन ऑफ ऑल वर्कर, जो भी वर्कर है ना उसका सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी को आप ये नहीं कहते हाथ पहुंचा सकते, ठीक है। बात करते हैं तो आर्टिकल 43A, जो कि ए ऐड किया जाता है, 43 ऐड होता है, जितना भी होता है ना इसको अलग से ऐड किया गया, ठीक है। द स्टेट शैल बी टेक द स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क इन द मैनेजमेंट एंड द इंडस्ट्री, जो भी स्टेट मतलब आपका जैसे वर्कर है ना तो आप उसको मैनेजमेंट कर सकते, मैनेजमेंट का है उसका, आप जो भी वर्क का पार्टिसिपेशन है उसका मतलब अच्छे से आप इंडस्ट्री में करा तो उसको अच्छे से देखभाल सकते, नहीं कि आपको मतलब उसका वर्कर को आप इसका मतलब कोई भी उसको मतलब व्यक्ति कर सकते हैं, उसको अलग से गलत फायदा उठा सकते हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 47 में, जो द स्टेट शैल बी द रिगार्डेड दैट द इम्प्रूवमेंट, जैसे कि इम्प्रूवमेंट होता है कि इम्प्रूवमेंट क्या करता है, जैसे जैसे पब्लिक हेल्थ होता है, जैसे हॉस्पिटल होता है उसका इंप्रूवमेंट करना है, रेज ऑफ द लेवल एंड द न्यूट्रिशन, जैसे न्यूट्रिशन का, जैसे पोषण का लेवल इंक्रीज करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, जैसे रहन सहन को इंक्रीज करना, एंड द पीपल्स ऑफ द अमॉन्ग द प्राइमरी ड्यूटी, जैसे प्राइमरी ड्यूटी। अब मान लीजिए किसी का जैसे कि क्या हुआ, किसी के पास घर नहीं है, तो अब घर नहीं है ना, तो ये फंडामेंटल मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि हाँ कि आपके पास घर नहीं है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, कि कोर्ट मतलब ये नहीं कि हाँ आपके पास घर नहीं है ना तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, बोले कि हाँ मेरे पास घर नहीं है तो मुझे कोर्ट मतलब थी आप सरकार से आप घर मतलब दे दे, सरकार घर दे सकता है, पर वो उसका अपने पर डिपेंड करता है, ये नहीं कि आप उसमें जाके मतलब कोर्ट में जाके ऐसे कर सकते हैं। इसीलिए जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल, जो गांधी जी का प्रिंसिपल होता है। गांधी जी का प्रिंसिपल क्या है, दीज प्रिंसिपल रिफ्लेक्टेड द गांधीयन आइडियोलॉजी, जो भी गांधी जी का आइडियोलॉजी है ना उसको रिफ्लेक्ट करता है, जैसे फोकसिंग ऑन द सोशल वेलफेयर, ठीक है, एंड द रूरल डेवलपमेंट, जैसे सोशल वेलफेयर होता है ना, जैसे कि मनरेगा रहता है वो सोशल वेलफेयर रहता है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट में आता है ना, जैसे कि मान लीजिए देहात को आप डेवलप कीजिए, जैसे देहात उसको अलग अलग देहात को डेवलप कीजिए, उसके अलग अलग आर्टिकल में, जैसे आर्टिकल 40 क्या कहता है, द स्टेट शैल टेकन द स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज, मतलब एक स्टेप मतलब आप ऐसे लीजिए कि हाँ आप ऑर्गेनाइज विलेज को
ऑर्गेनाइज विलेज द पंचायत, जो भी विलेज में पंचायत की, पंचायत का एक मतलब एथी कीजिए, ठीक है। इंडोर विथ द नेसेसरी ऑफ द पावर एंड अथॉरिटी टू इनेबल देम द फंक्शन यूनिटी एंड द सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे कि मान लीजिए कोई रूरल डेवलप मतलब रूरल एरिया है, ठीक है, मतलब रूरल एरिया से जो भी पंचायत लेवल का होता है ना, जैसे पंचायत में जैसे रूरल एरिया में गवर्नमेंट होता है, जैसे कि सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, जैसे कि मुखिया है, ठीक है। तो आप उस रूरल एरिया को मतलब जो भी प्रॉब्लम होता है ना, जैसे रूरल एरिया को, जैसे कि देहात को डेवलप करना है, ठीक है, देहाती को विकास करना है, तो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर भी नहीं जा सकता है, वो डायरेक्ट पहले जाएगा मुखिया के पास। मुखिया के अपना ऐसे देगा कि हाँ इस मतलब हमारे गांव में, जैसे हमारे देहात में ये चीज़ का कमी है, जैसे कि नाली का कमी है, रोड का कमी है, ये तालाब का कमी है, तो वो मुखिया दे सकता है। फिर मुखिया किसी और मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, फिर उसके बाद वहाँ से मतलब अलग अलग उसके ऊपर जाएगा, उसको बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो गांधी जी का प्रिंसिपल है कि आप सोशल वेलफेयर कीजिए और देहात को डेवलप कीजिए, देहात को भी साथ में लेके चलिए। देहात में मतलब सेल्फ गवर्नमेंट का आप सेल्फ गवर्नमेंट का स्टेप लाइए। ये नहीं कि आप मतलब एक सेंट्रल लेवल पर मतलब जो भी पावर है ना, वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप पावर एक ही आदमी पावर होल्ड करके रखे, वो नहीं हो जाए। द स्टेट शैल बी इंड्योर द प्रमोट द कैटेज promote the cottage industry, जैसे cottage industry on the individual corporation cooperative the basis of the rural area जो कि होता है। आर्टिकल 46 कहता है द स्टेट शैल प्रमोट द एजुकेशन, जैसे स्टेट को प्रमोट करना चाहिए, एजुकेशन प्रमोट करना चाहिए, इकोनॉमिक में इंटरेस्ट, जो भी इकोनॉमिक में इंटरेस्ट लेता है उसमें प्रमोट करना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को प्रमोट करना, शेड्यूल ट्राइब का, अदर वर्कर सेक्शन, अदर वीकर सेक्शन बोले, सॉरी, अदर वीकर सेक्शन मतलब होता है जैसे पूरा कमजोरी मतलब कमजोर होती है सेक्शन का है, जो भी कमजोर सेक्शन का है, जैसे कमजोर सोसाइटी पूरा कमजोर है, उसको प्रमोट करना चाहिए। एंड प्रोटेक्ट द सोशल एंड द इनजस्टिस एंड द एक्सप्लॉयटेशन, जैसे इनजस्टिस होता है, जैसे मान लीजिए किसी के साथ गलत हो रहा है, ठीक है, तो उसको आप मतलब प्रोटेक्ट कीजिए, उसको आप मतलब बचाइए कि हाँ उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। जो मान लीजिए किसी कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, ठीक है, कोई किसी को प्रताड़ित कर रहा है, तो ठीक है, उसको आप मतलब ये नहीं होना चाहिए, उसको एक प्रताड़ित होने से बचाना है, ठीक है। वो आर्टिकल 46 के अंदर आता है। आर्टिकल 47 क्या कहता है, द स्टेट शैल इंड्योर टू ब्रिंग अबाउट द प्रोहिबिशन मतलब मना करता है, ठीक है। इन टॉक्सिक ड्रिंक, जैसे मान लीजिए कि स्टेट को इंडोर मतलब वो मना करता है कि हाँ आप कोई भी जैसे जैसे इनटॉक्सिक मतलब ड्रिंक, जैसे कि दारू हो गया और चीज़ हो गया, मतलब जो इनटॉक्सिक हो मतलब जो जहरीला हो, ठीक है, उसको आप मतलब नहीं थे, जो इंजरियस जैसे कि ड्रग्स हो गया, जैसे कि इंजरियस हेल्थ हो गया, जैसे कि सिगरेट हो गया, ये हो गया, इसको प्रमोट नहीं करना है, इसको आप इंडो मतलब एक छिपा के हिडन में रखना है, मतलब इसको मतलब बहुत सख्त माना कीजिए, इस पर माना करना है, ठीक है। द स्टेट का ये स्टेट का द स्टेट शैल इंड्योर द ऑर्गेनाइज द एग्रीकल्चर, जो ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देना चाहिए, मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स को बढ़ावा देना, साइंटिफिक और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, स्टेप पर प्रिजर्व रखना चाहिए, इंप्रूव द ब्रीडिंग, जो भी ब्रीडिंग है उसमें इंप्रूव लाना चाहिए कि हाँ और ब्रीडिंग कैसे बढ़ाया जाए किसी चीज़ का, जैसे जानवर का होगा, ठीक है, जैसे बकरी का, भेड़ का, उस सब का ब्रीडिंग बढ़ाने का। प्रोहिबिट द स्लॉटिंग, जैसे प्रोहिबिट मतलब जैसे स्लॉटिंग होता है ना, किसी की हत्या कर मतलब मार देना, ठीक है, जैसे प्लॉटिंग जैसे स्लॉटिंग होता है, स्लॉटर होता है ना, जैसे गाय को मारना, भैंस को मारना, जैसे थे खौसी को मारना, बकरी को मारना, ये स्लॉटर होता है, ठीक है। स्लॉटर ऑफ काउ, जैसे काउ को मारना, ठीक है, कैप्स जैसे गाय के बछड़ा को मारना, ये स्टेट मतलब सख्त कानून मतलब सख्त माना करता है, ठीक है। ये मतलब गांधी जी का प्रिंसिपल है, ठीक है। अब बात करते हैं लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, जैसे लिबरल होता है ना, मतलब उदारवादी, मतलब वो एकदम लिबरल होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ कोई सख्त हो, कोई कानून होना चाहिए, मतलब कोई एकदम रिस्ट्रिक्शन लाना चाहिए। दिस प्रिंसिपल रिफ्लेक्टेड द आइडियोलॉजी द लिबरलिज्म एंड इंटेलेक्चुअलिज्म से। आर्टिकल 44 क्या कहता है, आर्टिकल 44 द स्टेट्स शैल इंड्योर द सिक्योर द ऑल सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे कि मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, अभी बहुत ज़्यादा इसके पिछले साल भी हाला हुआ था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे क्या होता है ना कि सबको जो मतलब कोई भी काम कर रहा है ना, जैसे कि अभी यूनिफॉर्म जैसे कि यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, ठीक है,
तो यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है ना, कोई भी काम मतलब कोई भी मर्डर करता है ना किसी कास्ट के, तो वो उसका एक ही सजा होता है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा ना, तो मान लीजिए ना उसको, मान लीजिए कि जैसे हिंदू में हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, मुस्लिम का अलग शादी का रिवाज है, हिंदू का अलग अलग रिवाज है, मुस्लिम में अलग तलाक का है होता है, हिंदू में अलग डाइवोर्स का होता है, उस सब का अलग अलग कानून होता है। ठीक है, जैसे सिख का अलग कानून है, मुस्लिम का अलग कानून है, सबका अलग। जैसे कि एडॉप्शन का हो गया, किसी को मतलब अडॉप्ट करना है, मैरिज का हो गया, इनहेरिटेंस का हो गया, अलग अलग कानून है। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा ना, तो सारे कास्ट के लिए एक कानून हो जाएगा वो। और मतलब कोई भी जैसे तलाक करना है तो एक ही कानून से तलाक, मतलब एक ही लॉ से आप तलाक ले सकते हैं, या मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उसको एक ही तलाक से मतलब एक ही कानून से तलाक लिया जाएगा। पर अभी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया गया। पर ये आर्टिकल 44 में मतलब संविधान में लिखा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे जैसे आर्टिकल 45 के बारे में। द स्टेट शैल बी द इंडोर्स टू प्रोवाइड द अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली जैसे मतलब बच्चे हैं अभी चाइल्डहुड है, तो उसको मतलब उसका ये है कि उसको मतलब सिक्योर करना है कि हाँ, उसको मतलब जो भी एजुकेशन देना है ना, उसको बच्चे बच्चे से उसको एजुकेशन दिया जाए। जैसे 6 ईयर के मतलब 6 साल का हो जाए ना, तो उसको एजुकेशन देना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ये मतलब ये सिक्योर है, ये नहीं कि हाँ मतलब आपको ये कंपलसरी नहीं है, बट एक सिक्योर करता है, स्टेट सिक्योर करना चाहता है कि आप बच्चे से। अब बात करते हैं आर्टिकल 48 का। द स्टेट शैल बी इंड्योर द प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड द सेफ गार्ड। जो भी इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड होना, जैसे फॉरेस्ट है ना, उसको वाइल्ड लाइफ है ना, उसको प्रमोट मतलब सिक्योर करना चाहता है। ये नहीं कि हाँ आपके मतलब आप कहीं पे जाके जंगल को काट सकते हैं, चाहे इन्वायरमेंट का मतलब इन्वायरमेंट है उसको मतलब डिग्रेड मतलब हटा सकते हैं, मतलब काट सकते हैं, ये नहीं कर सकते। उसको स्टेट प्रोटेक्ट करता है, करता है। ठीक है, आर्टिकल 48 का द स्टेट शैल बी द स्टेप टेकन द इम्प्रूव द सेफ गार्ड एंड द इन्वायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट। जो भी फॉरेस्ट करने का, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट के लिए अलग से कानून बनाया ताकि उसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट किया जा सकता है। स्टेट शैल बी प्रोटेक्ट एवरी मोनूमेंट है, प्लेस एंड द ऑब्जेक्ट। जैसे मोनूमेंट क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे कि मोनूमेंट हो गया, जैसे बहुत पुराना चीज़ हो गया, जैसे कि मतलब क्या बताऊँ आपको, जैसे हाँ ताजमहल हो गया। ठीक है, जो स्टेट क्या कहता है ना, उस ताजमहल को जैसे मोनूमेंट है ना, ताजमहल हो गया, कोई भी चीज़ कोई भी ले लीजिए, जैसे चिड़ियाघर भी मतलब थी, पटना का गोल घर ले लीजिए, तो उसको स्टेट प्रोटेक्ट करता है ताकि सिक्योर करता है, ताकि वो मतलब जो भी अस्टिक मतलब ये हिस्टोरिकल है ना, उसको अच्छा से मतलब उसको थी याद दिला सके कि ये हमारा हिस्ट्री था। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 50। द स्टेट शैल टेक द स्टेप द सेपरेट जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव पब्लिक। जो भी सर्विस स्टेट, जो भी स्टेट्स मतलब जो भी मतलब एग्जीक्यूटिव होता है ना, जैसे कि मान लीजिए जो भी शासन करने जैसे ऑफिसर हो गया, ठीक है, उसको एग्जीक्यूटिव में आ गया। ठीक है, और जुडिशरी अलग होता है, तो उसको सेपरेट करता है, ये नहीं कि दोनों को एक में कर दे। अब आर्टिकल जैसे 51 क्या कहता है, प्रमोट द इंटरनेशनल एंड द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो भी मतलब आर्टिकल 51 कहता है ना कि जो भी मतलब मान लीजिए किसी कंट्री में बाहरी देश में झगड़ा मतलब ये हुआ वार चल रहा है, ठीक है, तो मतलब वो इंडिया चाहता है ना, प्रमोट करता है ना कि आप इसमें आप पीस और शांति लाए। ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करता है जो आर्टिकल 51। मेंटेन द जस्टिस एंड हॉर्नेवर रिलेशन बिटवीन द नेशन। जो भी मतलब किसी देश के कंट्री के साथ, जैसे कि रशिया हो गया, इंडिया होगा, इसके साथ जो भी मेंटेन होता है ना रिलेशन, वो आर्टिकल 51 के अंतर्गत होता है कि आपको जो भी रिलेशन मेंटेन रखना है, अच्छा रखना है। फॉस्टर रेस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। जो भी इंटरनेशनल लॉ है, ट्रीटी है, उसको रेस्पेक्ट करना है। इनकरेज करना सेटलमेंट एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट। जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, आर्बिट्रेशन जो भी आर्बिट्रेशन दे रहा है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन दे रहा है, उसको आप सेटलमेंट करना, इनकरेज करना, बढ़ावा देना, करना। इंप्लीमेंट एंड द चैलेंज विल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जैसे ये नॉन जस्टिसेबल है इंडियन जुडिशरी में, आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं इसका कुछ केस के बारे में। जैसे केशवानंद भारती को जैसे 1973 में द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैव टू बी रीड इनटू द फंडामेंटल राइट टू गिव देम देम ट्रू मीनिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट। मतलब इसको बोलता है ना कि जैसे ट्रू मीनिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट आप पढ़ सकते हैं। मतलब ये रीड मतलब रीड इनटू द फंडामेंटल, ये एक फंडामेंटल राइट के बेसिस पर, मतलब फंडामेंटल राइट नहीं है पर इसके बेसिस पर है। ठीक है, जो कि मीनिंग आपके इसका सिग्निफिकेंस आपको अलग अलग होता है। जैसे मिनारवा मिल केस हो गया, मिनारवा मिल्स केस हो गया, जैसे कि उसमें हुआ था। अब इस सारे का कंक्लूजन क्या हो रहा है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर द सेट ऑफ द आइडियल से एक आइडियल सेटअप
करता है दैट द एक्ट एज द गाइडिंग, जो भी एक्ट गाइडिंग है ना, गाइडिंग द फोर्स एंड द फॉर द क्रिएटिंग द लॉ, जो भी लॉ क्रिएट करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, एम करते हैं, सोशल वेलफेयर करते हैं, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी करते हैं, ठीक है। एंड इकोनॉमिक वेल्थ नॉट इन्फोर्सेबल, जो कि आप जानते हैं कि नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, जो भी कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होता है, बाय द लॉ द प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, विच द स्टेट मस्ट बी द ऑपरेट टू अचीव द जस्टिस द सोसाइटी इन द implementation to require the balance and the approach, integrated them with the fundamental right, and they are the constitutional mandate to the ensure the holistical development and the welfare of the all society, all citizen, जो भी सारे नागरिक का होता है ना, मतलब वेलफेयर ऑफ सोसाइटी को, उसके लिए मतलब कुछ भी बनाया जाता है उसको मतलब वेलफेयर करना है।